जय हिंद दोस्तों, सीताराम क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हमारी इकोनॉमिक्स की 15वीं क्लास है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक्स में जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं कर, पहले तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने हाथों से इस नोट्स को अपने कॉपी पे लिखिएगा और बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य पदार्थों की रख रखाव अर्थात गोदाम की जिम्मेदारी होता है इसका। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी क्या होती है कि जो भी देश में खाद्य पदार्थ हैं उसको बफर स्टॉक अर्थात अत्यधिक मात्रा में गोदाम बनाकर उसमें स्टोर करना। ठीक है, ये FCI का एक काम है। MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्टेड प्राइस होती है। इसे FCI जारी तय करता है कि FCI कितने कम से कम कितने मूल्य में किसी खाद्य पदार्थ को खरीदा जाए। ठीक है, यही होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो होती है यही MSP को तय करती हैं। ठीक, नाबार्ड, कृषि संबंधी जितने भी वर्ड हैं हम सब समझेंगे। नाबार्ड पर देखते हैं। 12 जुलाई 1982 में इसे स्टार्ट किया गया था। किसानों को वित्तीय सहायता देता है। नाबार्ड क्या होता है? वित्तीय सहायता किसानों को देता है अर्थात सब्सिडी के माध्यम से। ठीक, उसके बाद कपाट। कपाट क्या होता है? कृषि क्षेत्र से संबंधित होता है। ठीक, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन ऑन रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन ऑन रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक, कृषि से संबंधित ये भी है। इसके बाद NAPED, कृषि का विज्ञापन और मार्केटिंग करना इसका काम होता है। यानी NAFED जो होती है संस्था जो है कृषि का विज्ञापन करती है और मार्केटिंग करती है कृषि का। ठीक है, इफ़को जो उर्वरक बनाता है। उर्वरक जो भी अच्छा देखिए, गांव में आप कहीं भी उर्वरक जो होते हैं उसके थैले पे बोरी पर इफ़को का मार्क लगा होता है। ठीक है, अब देखते हैं आईकार क्या होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, ये जो होते हैं कृषि के क्षेत्र में नया नया रिसर्च करती है। इसके संबंधित कुछ इन्होंने अपना रिजल्ट दिया है। मिश्रित खेती करिए अर्थात उत्पाद या खाद्य पदार्थ को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, खाद्यांश को बढ़ाने के लिए किन किन प्रकारों से हम लोग खेती करें कि खाद्यांश अधिक से अधिक उत्पादन बढ़े। ठीक है, जिससे भूखमरी की समस्या अपने देश में तो एकदम ना हो। तो उसके लिए ICAR जो थी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने कहा है कि मिश्रित खेती करिए। ठीक, उसके बाद सघन खेती करिए, द्विफसली खेती करिए, इंटीग्रेटर खेती करिए। इतने इन्होंने बताया है कि मिश्रित खेती करिए, सघन खेती करिए, द्विफसली खेती करिए, इंटीग्रेटरल खेती करिए। इन सभी खेती के माध्यम से अपने खाद्यांश को बढ़ाइए। ठीक है, उसके बाद NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 में और लागू कब हुआ था? 2014 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, ये एक एक्ट है जो कि खाद्य पदार्थ पे अपना अधिपत्य जमाता है। ठीक, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, 2013 में लागू किया था। 2014 में लागू हुआ, 2013 का एक्ट है, 2014 में लागू हुआ था। इसका हरित क्रांति, ठीक है, 1966 में आई थी। ठीक, जो कि खेती से संबंधित है। खेती में खाद्यांश को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। ठीक, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, खाद्यांश को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। उसके बाद कुछ क्रांति है हम लोग देख लेते हैं वो किससे किससे संबंधित है। ठीक है, जैसे श्वेत क्रांति है, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर V कुरियन, वर्गीस कुरियन ने द्वारा लाया गया है श्वेत क्रांति। ठीक, इसका नीली क्रांति है, ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। टमाटर या मांस उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? लाल क्रांति। ठीक, उसके बाद गुलाबी क्रांति ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद बादामी क्रांति ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति ये फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। खाकी क्रांति चमड़ा से संबंधित है। इसके बाद काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। इसे नोट कर लीजिएगा एक जगह
ठीक है, फिर से समझा देते हैं हम लोग। हरित क्रांति किससे संबंधित था? कृषि से। ठीक, उसके बाद श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। ठीक, उसके बाद लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। चलिए फिर से समझते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, नोट करिएगा। ठीक है, उसके बाद नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। ठीक, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। ठीक, उसके बाद सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। खाकी क्रांति जो होती है चमड़ा से संबंधित है। और काली क्रांति जो है लास्ट पेट्रोलियम से संबंधित है। नोट कर लीजिए सब लोग। उसके बाद देखते हैं औद्योगिक गलियारा क्या, ठीक है, औद्योगिक गलियारा क्या होता है? औद्योगिक गलियारा एक ऐसा आर्थिक परियोजना तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है जो परिवहन गलियारे के इर्द गिर्द खड़ा किया जाता है। इस तंत्र के जरिए दो बड़े आर्थिक केंद्रों को जोड़ा जाता है। इन दो केंद्रों की आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए ये परिवहन गलियारा एक तंत्रिका केंद्र के तहत काम करता है, अर्थात दो बड़े बड़े औद्योगिक शहरों को जोड़ना ही इसका लक्ष्य है। ठीक, इसके अंतर्गत चेन्नई बेंगलोर औद्योगिक गलियारा एक बनाया गया है। कितने औद्योगिक गलियारा? 6 औद्योगिक गलियारा है। ठीक है, सबसे पहला है चेन्नई बेंगलोर औद्योगिक गलियारा। ठीक, चेन्नई से बेंगलोर को जोड़ता है। दूसरा है मुंबई पुणे औद्योगिक गलियारा जो कि मुंबई से पुणे को जोड़ता है। तीसरा है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो कि दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। ठीक, इसका अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक गलियारा जो कि सबसे बड़ा है, अमृतसर को कलकत्ता से जोड़ता है। ठीक, उसका पूर्वी तटीय औद्योगिक गलियारा जो कि पूर्वी तटीय को संबंधित जितने भी औद्योगिक शहर है सबको जोड़ता है। इसके बाद बेंगलोर मुंबई औद्योगिक गलियारा जो कि बेंगलोर को मुंबई से जोड़ता है। छः औद्योगिक गलियारा कौन कौन से? चेन्नई बेंगलोर औद्योगिक गलियारा, मुंबई पुणे औद्योगिक गलियारा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक गलियारा, पूर्वी तटीय औद्योगिक गलियारा और बेंगलोर मुंबई औद्योगिक गलियारा, जिसमें कि सबसे बड़ा कौन सा है? अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। कितने औद्योगिक गलियारा है? 6 हैं। ठीक है, जिसे हम क्रमशः पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चेन्नई बेंगलोर औद्योगिक गलियारा जो कि चेन्नई से बेंगलोर को जोड़ता है। मुंबई पुणे औद्योगिक गलियारा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो कि दिल्ली और मुंबई को बीच जोड़ता है। अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक गलियारा जो कि अमृतसर और कलकत्ता के बीच में जोड़ता है। पूर्वी तटीय औद्योगिक गलियारा जो कि पूर्वी तट में जो भी जितने भी औद्योगिक शहर हैं उन सबको जोड़ता है। ठीक, उसके बाद बेंगलोर मुंबई औद्योगिक गलियारा जो कि बेंगलोर को मुंबई से जोड़ता है। ठीक, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक गलियारा। नोट कर लिए सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कुछ परियोजना है। सबसे पहला है भारतमाला परियोजना। एक किस लिए बनाया गया? रोड की कनेक्टिविटी के लिए, अर्थात भारत में जितने भी रोड बड़े बड़े नेशनल मार्ग हैं उसको जोड़ने के लिए कौन सा परियोजना है? भारतमाला परियोजना। दूसरे पर है सागरमाला परियोजना। अब सागरमाला परियोजना किसके लिए है? बंदरगाहों को मॉडर्न और ऑटोमेटिक किया जाना है। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत बंदरगाहों को मॉडर्न और ऑटोमेटिक बनाना है। ठीक है, और भारतमाला परियोजना के तहत रोडों को कनेक्टिविटी करना है, बड़े बड़े राष्ट्रीय मार्गों को जोड़ना है एक दूसरे से। और सागरमाला के तहत बंदरगाहों को मॉडर्न और ऑटोमेटिक बनाना होता है। ठीक, DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक किस लिए है? सरकार द्वारा 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड और फ्रेट कॉरिडोर EDFS और वेस्टर्न कॉरिडोर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC बनाए जा रहे हैं। ठीक है,
सरकार द्वारा 2 कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न, 2 कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसका है लक्ष्य, बनाना 2 कॉरिडोर। EDFC अर्थात अमृतसर से कोलकाता तक मालगाड़ी के लिए बनाया जा रहा है, और सॉरी दोनों मालगाड़ी के लिए बना है, दिल्ली से मुंबई तक, ठीक है। EDFC जो अमृतसर से कोलकाता को जोड़ेगी, और WDFC जो है दिल्ली को मुंबई से जोड़ेगी। अर्थात EDFC का अर्थात ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है अमृतसर को कोलकाता से जोड़ेगी, और WDFC जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली से मुंबई के बीच में कनेक्टिविटी होगी, जो इसमें कि मालगाड़ी के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि जो सार्वजनिक रेल है उसमें मालगाड़ी न जाए, मालगाड़ी जो बनाया जाएगा रेलवे लाइन, ये सिर्फ ओनली मालगाड़ी के लिए बनाया जाएगा, ठीक। उसके बाद लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है? बहुत बड़ा गोदाम होता है, ठीक है। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही लॉजिस्टिक पार्क का कार्य है। अर्थात बहुत बड़ा गोदाम की तरह एक लॉजिस्टिक पार्क मतलब बहुत सारे सामान को एक ही जगह पर रख देना, स्टोर कर देना ही लॉजिस्टिक पार्क कहलाता है। उसके बाद देख लेते हैं मल्टी मॉडल तहसील हाउस क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जिसका रेलवे, रोड, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी तेज हो, ठीक है। इसी को इसमें लॉजिस्टिक पार्क भी रहेगा। अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जिसके तहत रेलवे हुआ, रोड हुआ, एयरपोर्ट, इस सबको एक साथ जोड़ना इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसका मेगा फूड पार्क क्या होता है? किसानों के सामान और फसलों को प्रत्यक्ष विक्रय कर सकते हैं, ठीक है। उद्योगों को सीधे किसानों से जोड़ देना ही मेगा फूड पार्क कहलाता है। अर्थात एक ऐसा क्षेत्र विकसित करना जिसमें किसान अपने फसल को उद्योगों से डायरेक्ट विक्रय कर सकते हैं, ठीक है। उद्योगों को डायरेक्ट विक्रय कर सकते हैं। एक ऐसा स्थान बना देना जिसमें किसान अपने सामानों को लाएं और उद्योगों को डायरेक्ट विक्रय कर दें, जिससे कि उनको कैश तुरंत उपलब्ध हो जाए, वो भी सही दाम पर। चलिए आगे समझते हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि की कुछ विधियां हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाए हैं कुछ विधियां हैं, उसको आप समझ लीजिएगा कौन कौन सी विधि किसके लिए है, ठीक है। सेरीकल्चर क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन होता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन है, ठीक। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन के लिए यूज किया जाता है। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन के लिए। विटीकल्चर किसके लिए? अंगूर की खेती के लिए। और पोमोकल्चर फलों के उत्पादन के लिए है। ओलेरीकल्चर क्या है? सब्जियों के उत्पादन के लिए। और हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। और एरोपोटिक जो है कल्चर हवा से पौधों को उगाना है, ठीक। हवा में पौधों को उगाना क्या कहता है? एरोपोटिक, ठीक है। और हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रो मतलब जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित, इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन के लिए संबंधित है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से, ठीक। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूल का उत्पादन से संबंधित है। और विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। पोमोकल्चर जो है फलों के उत्पादन से संबंधित है। और ओलेरीकल्चर जो है सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। और एरोपोटिक जो कल्चर है हवा में पौधों को उगाना, अर्थात तो हवा में ही पौधों को उगाना इसका वो है लक्ष्य, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स जो होते हैं, हाइड्रो मतलब जल होता है, हाइड्रो मतलब जल, अर्थात जल में पौधों को उगाना, मृदा जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। बस पानी से ही पौधे को उगाते हैं। इसमें वर्तमान में सब्जी उब्जी पानी से उगाया जा रहा है। वर्मी कल्चर जो होता है केचुआ पालन के लिए वर्मी कल्चर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे संबंधित है। वर्मी कल्चर संबंधित है केचुआ पालन, ठीक है। फूलों के उत्पादन के लिए क्या है? फ्लोरिकल्चर। मत्स्य पालन के लिए पीसी कल्चर। और मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर। रेशम कीट के पालन के लिए सेरीकल्चर, ठीक। इसके बाद सब्जियों के उत्पादन के लिए ओलोरीकल्चर। बागवानी के लिए हार्टिकल्चर। और हवा में पौधों को उगाने के लिए क्या है? एरोपोटिक कल्चर, ठीक। और जल में पौधों को उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स, ठीक, मृदा रहित है। इसके बाद केचुआ पालन के लिए वर्मी कल्चर। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर सेशन समझ में आया, अगर पूरे इकोनॉमी जितनी भी क्लास हमने पढ़ाया है
समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।